नाउ विल सी द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, पहला एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द solubility ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। द बॉटल इज सील्ड विथ सील्ड अंडर अ प्रेशर। मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए कि हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन का है। हम जानते हैं हेनरीज लॉ क्या है बेटा, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। सपोज ए गैस है, ठीक है, तो उसका जो भी पार्शियल प्रेशर है अबो द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब ये कि अगर प्रेशर बढ़ा तो सॉल्यूशन के अंदर, या प्रेशर अबो द सॉल्यूशन बढ़ा तो सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी क्या होता है बेटा, Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा मतलब एक्चुअली क्या बढ़ रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बढ़ रहा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर बढ़ेगा तो एक बात क्लियर है कि सॉल्यूशन के अंदर गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। और गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे बढ़ेंगे, जब हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे अबो द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी बेस पे हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, कहाँ का अप्लाई होता है हमारा, हेनरीज लॉ। तो टू इंक्रीज द solubility ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। सोडा सभी सोडा सोडा वाटर सभी ने पिया है, सॉफ्ट ड्रिंक सभी ने पिया है, हम देखते हैं उसमें CO2 का कंटेंट होता है। ठीक है, CO2 का कंटेंट बढ़ाना है सपोज। अब बढ़ाना क्यों है, क्योंकि जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा वहां से लेके आप तक पहुंचने तक हम बोलेंगे, या वहां से निकल के आप तक आने के लिए उसको कुछ समय या ड्यूरेशन लगता है कि नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कल कंपनी से निकले और आज तुम्हारे हाथ तुमने जाके मार्केट से खरीद लिया, तो इट विल टेक अ टाइम। ठीक है, तो टाइम स्पेंड हो रहा है मतलब क्या कि उसका सॉल्यूशन में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होना चाहिए इतने दिनों में। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, तो जो बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की, उस बॉटल को जब सॉल्यूशन उसमें ऐड करते हैं तो ऊपर से और CO2 गैस है उसमें फुलफिल करके उस बॉटल को सील्ड कर दिया जाता है। क्या कहा मैंने, सील कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, ज्यादा प्रेशर अगर ऊपर रहेगा बॉटल के या सॉल्यूशन के ऊपर बॉटल के अंदर, क्या कहा मैंने, सॉल्यूशन के ऊपर बॉटल के अंदर अगर ज्यादा प्रेशर रहेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, सोलिडिटी ऑफ CO2 बढ़ाने के लिए, ठीक है, बॉटल को सील कर दिया जाता है अंडर अ हाई प्रेशर ऑफ CO2। हाई प्रेशर ऑफ CO2, बात समझ में आई बेटा, क्या कहा मैंने, अंडर अ हाई प्रेशर ऑफ CO2 उस बॉटल को सील कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग मुझे ऐसे भी क्वेश्चन, एक दो बच्चों ने पूछे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सर ऑक्सीजन गैस भी तो पानी के अंदर डिजोल्व की जा सकती है ज्यादा मात्रा में। तो मैं क्लियर कर दूं, हर एक पर्टिकुलर गैस की सोलिबिलिटी क्या है बेटा, फिक्स्ड है, क्योंकि हर एक गैस के एक पर्टिकुलर सैचुरेशन लेवल है। ठीक है, तो O2 गैस अगर हम उस बॉटल के अंदर फुलफिल करके रख देंगे हाई प्रेशर पे, ठीक है, उसकी जितनी सोलिबिलिटी उतना डिजोल्व होगा ना। पर CO2 का क्या है, CO2 इज हाईली सोलुबल इन वाटर, HCl is a gas is highly soluble in water, NH3 gas is highly soluble in water। तो इनके जो पार्शियल प्रेशर्स रहेंगे अब वो सोल्यूशन अगर वो ज्यादा है तो इनके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा रहेंगे। पर ऐसी गैसें जिनकी सोलबिलिटी क्या है बेटा, कम है, उनको ज्यादा भी लिया तो भी वो ज्यादा सोलुबल होने वाले नहीं है। तो मैं एक और बात क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि CO2 को हाई प्रेशर से यहाँ क्यों सील किया जा रहा है, कारण ये, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सैचुरेशन लेवल ऑफ CO2। अगर समझो बॉटल को विदाउट CO2 सील करते हैं तो क्या होगा, जो भी CO2 सॉल्यूशन के अंदर है वो कहाँ आएगी, सॉल्यूशन से बाहर, मतलब लिक्विड फेज से। क्या कहा मैंने बेटा, इधर देखिए, ठीक है, ये मान के चलिए आपकी बॉटल है ये वाली, ठीक है, एक मिनट। अभी इस बॉटल के अंदर में यहाँ पे सॉल्यूशन है और यहाँ पे CO2 गैस फुलफिल कर दीजिए। यहाँ पे आपकी डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, DCO, या फिर डिजॉल्व, सॉरी, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये कहाँ पे, ये वेपर फेज में, ये कहाँ पे, लिक्विड फेज में। ठीक है, अगर यहाँ पे CO2 नहीं फुलफिल की जाए तो यहाँ पे जो CO2 गैस है, ठीक है, यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ फिर मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ जो भी CO2 ज्यादा प्रेजेंट होगी वो कहाँ जाएगी, वेपर फेज में।
और वेपर फेज में जाके इन विल मेंटेन एन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग, क्योंकि क्लोज सोल्यूशन, क्लोज कंटेनर है, एक बात याद रखिए, क्लोज बॉटल है ये, ठीक है, तो प्रेशर मेंटेन होता है इस प्रकार से, याद रखिए। अगर ऊपर प्रेशर कम तो अंदर मोल फ्रैक्शन कम, ठीक है। अगर अंदर मोल फ्रैक्शन ज्यादा, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे CO2 गैस कम है, तो यहाँ से CO2 गैस कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ये सिंपल सा फिनोमेना याद रखिए। और एक चीज आपको बताना रह गया था, उसमें क्या, कि जब हम जानते हैं हेनरीज लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो हेनरीज लॉ जनरली ये सिंपली एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए बोर्ड में आता है, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स आर, बोला जाता है ना कि एक्वेटिक एनिमल्स आर यानी सस्टेन करते हैं इजीली इन अ कोल्ड वाटर ड्यूरिंग समर। एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में ज्यादा इजीली सस्टेन करने की ताकत रखते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। ऐसा क्यों, तो हम जानते हैं जब हम देखते हैं गर्मी के दिनों में मछलियां कहाँ होती है बेटा, अंदर होती है, डीप सी में, या हम बोलेंगे थोड़ा नीचे रहेगी। तो ऊपर जो होता है पानी का जो लेवल होता है, यानी पानी का जो लेयर होता है, अगर हम बात करेंगे, ये लेयर है, अगर समझ के चलिए, पानी का मैंने कंटेनर का कट लिया है यहाँ से, ठीक है, ये अपर लेयर है वाटर का, और ये इनर लेयर है वाटर का, ठीक है, ये है अपर लेयर। तो आपको जो फिश है बेटा वो कहाँ मिलेगी, यस प्लीज, आपको फिश कहाँ मिलेगी, इन समर, मैं बात कर रहा हूँ समर में, ठीक है, समर के लिए, समर में फिशेस कहाँ मिलेगी आपको, ऑब्वियसली डाउन इनर पोर्शन ऑफ वाटर में। ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या है बेटा, टेम्परेचर ज्यादा है, और यहाँ क्या है, टेम्परेचर कम है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, समझा के दिया था आपको, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, कम होगी, और सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो O2 का पार्ट पर मिलियन होगा, या फिर मैं बोलूंगा मोल फ्रैक्शन होगा O2 का, वो क्या रहेगा, कम। अगर मोल फ्रैक्शन कम रहेगा तो सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ इन पर्टिकुलर एक्वाटिक एनिमल्स के लिए O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, तो वो सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वही यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से सोलिबिलिटी ऑफ गैस गैस क्या होगी ज्यादा, तो यहाँ इजीली सस्टेन करेंगे। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक एनिमल्स आर कंफर्टेबल इन समर सीजन, कंफर्टेबल होते हैं समर सीजन में इन द लोअर पोर्शन ऑफ द वाटर, ठीक है। ये 2 मार्क के लिए आएगा आपको, तो अब लिखने में सक्षम रहना चाहिए आपको, ये सिंपल सी बात है ना। तो ये पहला सो आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया, यहाँ पे क्या था, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर है, तो बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर ऑफ, ठीक है, CO2। आप समझ में आ गई। आगे सेकंड वाला देखते हैं एप्लीकेशन। नाउ सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे यहाँ पे हेनरीज लॉ का, एट हाई एल्टीट्यूड्स की बात करेंगे। हाई एल्टीट्यूड्स मतलब पहाड़ों पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 जो होता है बेटा एयर का, वो क्या होता है, लेस होता है देन एट अ ग्राउंड लेवल। मतलब हम यहाँ पे आज ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है, तो हमको जो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन हम हमारे आसपास है वो ज्यादा है, बट जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होते जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर कम होते जाएगा तो सिंपल भाषा में है, एक बात याद रखिए कि O2 का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होते जाएगा इन एयर। अगर एयर में कॉन्सेंट्रेशन हमारा, मैंने कहा O2 का कम है, तो सिंपल सी बात है, वहां रहने वाले लोग या जो क्लाइंबर्स होंगे उनके ब्लड के अंदर O2 का कंटेंट क्या रहेगा, कम, एज वेल एज टिश्यू में जो O2 का कंटेंट रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। देन मैंने बताया ना, हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी के अंदर O2 का इन ब्लड एज वेल एज टिश्यू, वो क्या रहेगा, वो कम रहेगा। तो सिंपल बात है, ये जो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड है, ऐसे लोगों को, ठीक है, वीक करेगा, या फिर उनको अनेबल करेगा थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए। मतलब कैसा, 4 सीढ़ी होगी तो 5 दिखेगी, ऐसा समझ के चलिए, या 4 सीढ़ी होगी तो 2 ही दिखेगी, या वो पैर भी उठाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको कुछ दिखेगा नहीं, ना ही कुछ समझेगा, ना ही सोच पाएगा। मतलब जो बैलेंसिंग है बॉडी का, जो हम कर पाते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मुझे क्या बोलना है, क्या आपसे बात करना है, तो वो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वैसे ही, पर वो पर्सन ना बोल पाएगा प्रॉपरली, ना चलते हुए चल पाएगा प्रॉपरली, उसको फिर उठा के लाना पड़ेगा वहां से, ठीक है। तो बात एकदम क्लियर हो जाती है कि ये जो अप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का, मतलब क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है,
कम, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कम। कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो सिंपल बात है कि ये कॉन्सेंट्रेशन कम होने से ब्लड के अंदर या पर्सन को वीकनेस आती है, एज वेल एज क्या होगा, दे आर अनेबल टू थिंक क्लियरली, सोच और समझ में जो उनका बैलेंसिंग है बॉडी का वो बिगड़ जाएगा, वो ना चलने के लायक रहेंगे ना बोलने के लायक रहेंगे। तो ऐसी मेडिकल कंडीशन को, ऐसे सिम्टम्स ऑफ कंडीशन को कहा जाता है एनोक्सिया। ठीक है, ये एक बायोलॉजी का टर्म है, थोड़ा याद रखेंगे आप लोग क्या है एनोक्सिया, यानी बात क्लियर होगी। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया, सिंपल बात है, अगर हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का कम, और वैसे भी हम देखते हैं कि जैसे माउंट एवरेस्ट जो चढ़ने वाले लोग होते हैं वो भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके ही, ठीक है, ऊपर चढ़ाई शुरू करते हैं। कारण ये क्योंकि जितना आप हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, ठीक है, तो O2 का लेवल जो होता है वो कम होते जाएगा, और सिंपल सी बात है वहां पे आपको ऑक्सीजन की गरज पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्शियल प्रेशर बढ़ाने के लिए सिलेंडर का कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ये भी पॉइंट हो गया। अभी तीसरा मुद्दा देखिए, अब देखिए थर्ड एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं हेनरीज लॉ का। ठीक है, पार्शियल प्रेशर डायमेंशनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो उसमें कैसा कि स्कूबा ड्राइवर्स आप जानते हैं, ठीक है, जो डीप सी के अंदर डाइव करते हैं, देन मस्ट हैव अ हाई प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस। ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं व्हाइल ब्रीदिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर और इन डीप सी। अब आप एक बात क्लियर करते हैं हम लोग कि जैसे ही कोई स्कूबा ड्राइवर डाइव करता है तो एक बात क्लियर है, जैसे जैसे डीप सी में जाते जाएगा तो आप एक बात दिमाग में याद रखिए कि डीप सी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाई प्रेशर रहेगा तो सिंपल सी बात है, हेनरीज लॉ अप्लाई कीजिए, अगर प्रेशर हाई है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा गैसेस का इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है, जो भी स्कूबा ड्राइवर उसके ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, ज्यादा। परंतु अगर आपने जो नॉर्मल गैस सिलेंडर अगर लिए, मैंने कहा जो नॉर्मल एयर को अगर आपने एटमोस्फेयर को उस सिलेंडर के अंदर डाल के रखा है, तो होगा क्या, एक बात क्लियर करते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि एयर के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, O2 की अगर बात करेंगे तो 21% है, समझ गए बेटा। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो गैसेस है वो, मैंने कहा रिमेनिंग गैसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से लेके सल्फर डाइऑक्साइड बाकी सभी गैसेस में आ गए। ठीक है, तो रिमेनिंग गैसेस कितनी है बेटा, 1%, जितनी भी आप जानते होंगे सभी प्रकार की गैसेस में आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो N2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, ज्यादा है, और ज्यादा है तो सिंपल बात है उसका पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। तो ब्लड के अंदर O2 की जगह N2 ज्यादा डिजोल्व होगी, ब्लड में N2 भी डिजोल्व होती है। ठीक है, समझा मैंने क्या कहा, ब्लड में N2 गैस भी डिजोल्व होती है, पर सपोज अगर हमने N2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखा उस पर्टिकुलर सिलेंडर में, तो N2 क्या होगी, ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए जैसे ही इसको बढ़ाया डीप सी में जाएगा तो सिंपल बात है वहां पे हाई प्रेशर है। ठीक है, हाई प्रेशर है तो एब्जॉर्प्शन दोनों गैसेस का होगा हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, टिश्यूज के अंदर। ठीक है, क्या कहा मैंने, O2 का भी होगा और N2 का भी होगा, पर N2 का कॉन्सेंट्रेशन पहले से ज्यादा है, N2 का पार्शियल प्रेशर पहले से ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सी एब्जॉर्ब हो जाएगी, N2। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा प्रेशर बढ़ते जाएगा, N2 ज्यादा एब्जॉर्ब होती जाएगी बाय आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देन जैसे ही वो वापस सरफेस पे आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और जो डिजोल्व N2 थी ब्लड के अंदर अब वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर से, क्योंकि प्रेशर कम हो चुका है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम। पर जैसे ही बॉडी से वो N2 गैस रिलीज होगी तो रिलीज कैसे होगी, उन ब्लड वेसल्स से। ठीक है, टिश्यू से बाहर आएगी, टिश्यू से बाहर आएगी तो ब्लड वेसल्स के अंदर मैं बोल रहा हूं आपको कि बबल्स तैयार हो जाएंगे N2 के। ठीक है, और ये N2 के बबल्स जो होंगे ये इतने पेनफुल होंगे, यानी जैसे ही बबल्स आ जाएंगे वेन्स के अंदर में, तो N2 के जो बबल है वो पेनफुल, बहुत पेनफुल क्रिएशन करते हैं बॉडी के अंदर, या फिर ये डेंजरस भी हो सकते हैं हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, इस मेडिकल कंडीशन को कहा जाता है बेंड। मैंने कहा इस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं बेंड या बेंड, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इन वेसल्स और ब्लड इज कॉल्ड एज बेंड। और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होती है, दर्दनाक कंडीशन रहेगी ये, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। तो इसमें कैसा हो रहा है बेटा, तो करते क्या है फिर। ठीक है, अगर हमने नॉर्मल एयर फुलफिल की सिलेंडर के अंदर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो
स्कूबा डाइवर्स होकर लेके जाते हैं डीप सी के अंदर, ठीक है, उसमें अगर हमने नॉर्मल एयर ली तो दैट विल कॉज अ बेंड कंडीशन टू द ह्यूमन, ठीक है, दैट विल कॉज अ बेंड कंडीशन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए करते क्या है, तो ये N2 का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम लिया जाता है, तो अगर हम बात करेंगे तो N2 का कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है 56.2%, ठीक है। बाद में, ठीक है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा लिया जाता है 32.1%, समझ में आया बेटा। और ठीक है, हीलियम गैस ली जाती है बेटा 11%, 11.7%, देख लीजिए 100% हो गया होगा, ठीक है। देख लीजिए 56 प्लस 32 प्लस 11, ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, यस प्लीज, 99, ये 712 100, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि हीलियम गैस क्यों ली जा रही है यहाँ पे, क्योंकि हीलियम गैस ब्लड के अंदर कम डिजोल्व होती है, नहीं के बराबर डिजोल्व होती है, मतलब आप इनहेल करेंगे वापस बाहर आ जाएगी, पर N2 डिजोल्व होती है। तो हम हाई प्रेशर में जा रहे हैं, हाई प्रेशर में जाएंगे तो O2 का देखो 21 की जगह हमने क्या लिया है 32, ठीक है। तो इस सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर अगर वो कैरी करते हैं तो ये जो मेडिकल कंडीशन है इसके आने के चांसेस लेस हो जाते हैं, ठीक है। सो N2O2 और हीलियम, ये तीन गैस का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, मैंने कहा इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर जो डीप सी डाइवर इस्तेमाल करेंगे वाइल डाइविंग, ठीक है, इन द डीप सी। इससे क्या होगा कि N2 कम एब्जॉर्ब होगी तो बेंड कंडीशन आने का चांसेस क्या होगी, कम होगी। मैं N2 ही नहीं बोल रहा, और भी दूसरी गैस हो सकती है जो डिजॉल्व होती है, उनका हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल एयर को फिलफिल करने के बजाय इस कंटेंट को फुलफिल किया जाता है, ये थोड़ा याद रखेंगे और इस कंडीशन को भी याद रखेंगे। तो मैंने एक कंडीशन आपको एनॉक्सिया बताई है और दूसरी कंडीशन कौन सी बताई बेटा, बेंड, ठीक है। बेंड कंडीशन यानी कैसे, बेंड कंडीशन यानी कैसे बेटा, कि जब भी डीप सी डाइवर जो पर्सन रहेगा वो जब डीप सी में जाएगा, ठीक है, तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा, तो N2 का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे ही वो सरफेस पे आएगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन भी ब्लड के अंदर N2 का कम हो जाएगा, तो N2 ब्लड से बाहर निकलेगी और ब्लड के थ्रू बबल्स के रूप में वेन्स में जाके जमा हो जाएगी। वेन्स बबल्स में अगर जमा हो जाती है वेन्स वेन्स के अंदर, दैट कंडीशन इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज बेंड। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करेंगे चौथा और लास्ट एप्लीकेशन। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन इज लाइक दैट, इन लंग्स वेयर O2 प्रेजेंट इन एयर विथ हायर अर्शर प्रेशर, ठीक है। जनरली होता क्या है, जैसे हम O2 गैस लंग्स में एब्जॉर्ब करते हैं, हीमोग्लोबिन प्लस O2 कंबाइंस होता है और तैयार करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, जब ब्लड के थ्रू टिश्यूज तक जाएगा तो टिश्यू में क्या होता है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 लो है, ठीक है, वहां पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। और रिलीज, अच्छा रिलीज क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 क्या है, कम, और हमारे ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, देखिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम होता ये कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है O2 रिलीज करता है टू दैट टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, मतलब ये जो भी सेलुलर एक्टिविटी होती है वो ड्यू टू ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आता कैसे है और ये एक्सचेंज कैसे होता है, ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ O2, या मैं बोलूंगा ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन टिश्यूज, ठीक है। और ये दे कौन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके पास O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा, पर जिस जगह पे वो जा रहा है वहां पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम। तो क्या करेगा, जहाँ लो प्रेशर है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कम है, मोल फ्रैक्शन कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो ये अपना O2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। और बाद में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन वापस कहा जाएगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के लंग्स में जाएगा, फिर O2 के साथ कंबाइन होगा और तैयार करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर ये कंटिन्यूसली वर्क चलते रहेगा। ये बात समझ में आ गई। तो क्लियर करते हैं, इन lungs where O2 present in air with a high partial pressure, hemoglobin combines with O2 to form oxyhemoglobin, and this particular oxyhemoglobin, when okay, come in contact with the tissues where the concentration of O2 is low, okay, then this oxyhemoglobin releases the O2, and that is used for utilization of cellular activity। तो ये चार मेन एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ के, ठीक है। मैंने कहा ये चार मेन एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ के, क्लियर कर लीजिए। पहला मैंने आपको बता के दिया, दूसरा तीसरा चौथा ये चारों इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ आपको पूछेंगे, ठीक है। और राइट इन टू एप्लीकेशन अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप लिखने के लिए सक्षम रहने चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑन हेनरीज लॉ। नाउ
They will see problems on Henry's law. अभी हेनरीज लॉ की प्रॉब्लम अगर हमको देखना है तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा हेनरीज लॉ में, ये हम देखेंगे। उसमें पहला आपको फार्मूला जो यूज करना है ये है सीबीएसई पैटर्न के लिए। मैंने पहले ही कहा अगर आप नीट जेई दे रहे हैं तो एक बात याद रखिए, ये आपको नीट एज वेल एज जेई के लिए आपको ये काम आएगा। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको इसी बेस पे पूछेंगे नीट और जेई में, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। नाउ वेयर P यानी क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। हम जानते हैं हेनरीज लॉ यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो P यानी आपको पता चल चुका है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, X यानी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। क्या कहा मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, उस पर्टिकुलर गैस के लिए जिसका पार्शियल प्रेशर हम ले रहे हैं, ठीक है। सो देन के एच क्या है यहाँ पे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि के एच का जो यूनिट रहेगा वो किस में रहेगा, एटीएम में, बार में या किलो बार में। समझ में आया बेटा, क्लियर है यहाँ पे। सो बोलने का सेंस कैसा है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स है। तो P यानी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X यानी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और के एच क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट जिसका यूनिट होगा एटीएम में। आपको प्रॉब्लम में फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है ये आपको पता चलेगा के एच के यूनिट से, कि ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है कि ये वाला करना है। दूसरी बात ये, हम जानते हैं यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया एज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सोलबिलिटी जो हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर गैस की इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन है। अब दूसरा फार्मूला जो आपको यहाँ दिया हुआ है कौन सा बेटा, एस इज इक्वल टू के पी। अब ये एस इज इक्वल टू के पी जनरली आपको ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के किताब में आपको मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने कहा ये स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स के लिए काम आएगा आपको। सिंपलेस्ट है ये। यहाँ पे एस यानी हम सोलिबिलिटी ले रहे हैं उस पर्टिकुलर गैस की। मैंने कहा एस यानी सोलिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, ठीक है, वो भी कैसा, किसमें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में। किसमें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल पर लीटर। हम जानते हैं मोलारिटी यानी क्या होती है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे पी क्या है, पी इज द प्रेशर ऑफ गैस बोलूंगा मैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर भी बोल सकता हूँ या प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन द सॉल्यूशन। क्योंकि जनरली ये वर्ड अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, तो ये वर्ड को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैंने कहा प्रेशर ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है, एस एन एस, सॉरी, प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, और ये एस यानी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। देन यहाँ पे के जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, सेम हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बट इसका यूनिट जो रहेगा वो किसमें रहेगा, एटीएम इनवर्स और बार इनवर्स या किलो बार इनवर्स में। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ के एच है वहां के है, आपको समझ फर्क जो है समझ में आ ही गया होगा कि के यानी इनवर्स ऑफ के एच, ये थोड़ा याद रखेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है, किसके लिए बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं, हम दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कब, जो जैसा क्वेश्चन हमको पूछाएगा उसके हिसाब से, समझ में आया? तो हम देखते हैं कैसा प्रॉब्लम, ठीक है, रोका उसको, सीधा प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपको बेटा सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा और ये सीबीएसई टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लियर करते हैं पहले इसको, समझते हैं, क्योंकि ये बेस्ट प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है समझने के लिए। क्या प्रॉब्लम है देखिए, इफ N2 गैस इज बबल्ड एट 293 केल्विन, मतलब टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 293 केल्विन, ठीक है, थ्रू अ वाटर, मतलब वाटर लिया गया है, उसमें N2 गैस क्या की गई बेटा, बबल की गई है। तो ऑब्वियसली किसी गैस को अगर आप वाटर के अंदर बबल करेंगे तो वो गैस उसमें क्या होगी, डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो पूछा ये है कि हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2, ठीक है, वुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब फिक्स कर दिया कि वॉल्यूम क्या है वाटर का, वॉल्यूम दिया है आपको 1 लीटर, ठीक है, उस 1 लीटर में N2 गैस को बबल किया गया है 293 केल्विन पे जो हमको टेम्परेचर दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट N2 गैस जो है, जो पर्टिकुलर N2 नाइट्रोजन गैस जो है वो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, कितना, 0.981, मतलब ये है कि जब उसको बबलिंग किया जा रहा था पानी के अंदर तो अबोव द गैस प्रेशर कितना था बेटा, 0.981 बार का प्रेशर लिया गया था, ठीक है। गिवन दैट है, देखिए क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 at 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार,
मतलब आपको उस पर्टिकुलर गैस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए केएच का वैल्यू फिक्स रहेगा और आपको फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स वैल्यू दी जाएगी उस पर्टिकुलर सोल्यूट की जिसको पानी के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है। बात समझ में आई बेटा? नाउ अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इस प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको गिवन चाहिए। गिवन क्या क्या है देखिए, थोड़ा प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन दिया है। हमको एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे N2 गैस डिजोल्व की गई है वाटर के अंदर, मतलब बाइनरी सोल्यूशन है। ठीक है, वाटर और N2 गैस का ही है। देन हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 पूछा है, मतलब N2 के मिली मोल्स पूछे हैं, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये किसमें बेटा? इन मिली मोल्स। ऑब्वियसली मोल्स तो होते ही नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है, पर पूछा आंसर है मिली मोल में। हाँ, देन उसके बाद आपको N2 का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है P N2। तो P N2 कितना दिया हुआ है? 0.981 किलो बार, सॉरी बार। ठीक है, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी आपको दिया हुआ है, और ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना दिया हुआ है बेटा? 76.48 किलो बार। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो 76480 बार आ जाएगा। अच्छा, मैंने सिंप्लीफाई क्यों किया है? क्योंकि हमको पार्शियल प्रेशर इसमें दिया हुआ है बेटा, इस बार में, तो ये भी बार में लेंगे हम। देन अभी निकालना हमको ये है। अब एक बात क्लियर कर लेते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस निकालना है तो मुझे 100% हेनरीज लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेनरीज लॉ, ACC2, यस प्लीज, हेनरीज लॉ। क्या कहा मैंने? ACC2, हेनरीज लॉ। क्या है हेनरीज लॉ? कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। तो KH इज इक्वल टू N2। अब देखिए, ये हमको दिया हुआ है, ये KH भी हमको दिया है, P N2 दिया हुआ है। निकालना क्या पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल लूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना आसान हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सो P N2 KH, तो यहाँ पे XN2 में निकालूंगा। कैसे? P N2 डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा? KH। अब P N2 कितना दिया हुआ है? 0.981 दिया हुआ है, और KH कितना दिया है? 76480। अब इसका यूनिट क्या है? बार, और इसका यूनिट भी क्या है? बार। बार बार कैंसिल हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन को कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन द सॉल्यूशन। अब वो तो सॉल्यूशन नहीं, ठीक है, इन द सॉल्यूशन कितना आया? 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो मुझे मिल गया मोल फ्रैक्शन इसका, N2 का 1.29 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, बट हम जानते हैं क्या, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यानी होता है NN2 अपॉन NH2O प्लस NN2। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। हमको पूछा क्या है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। क्या पूछा है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, वो भी किस में पूछा है? मिली मोल में। तो पहले हम मोल निकालेंगे फिर मिली मोल। पर एक चीज यहाँ क्लियर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमको दिए नहीं है। ठीक है, गिवन में आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया, देखो वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर, क्योंकि सॉल्यूशन में वॉल्यूम कितना लिया गया था? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब कितना हो गया बेटा? 1000 ml। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 ml यहाँ पे लिया हुआ है, तो 1000 ml मतलब वॉल्यूम दिया है, तो मैं वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग डेंसिटी फार्मूला। तो देयरफॉर मैं क्या करूंगा? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ वन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब आप बोलेंगे सर डेंसिटी तो दी नहीं है हमको, पर एक बात क्लियर कर लेते हैं कि वाटर बोला है हमको सॉल्वेंट, तो वाटर की वैसे भी डेंसिटी होती कितनी है बेटा? 0.9998। ठीक है, नियर अबाउट 298 केल्विन के, तो हमने आसपास ही लेना है, हम वन वन भी ले सकते हैं। इसका मतलब ही अप्रोक्सीमेट कितना हो गया? ग्राम पर ml। तो यहाँ पे मैं लूंगा डेंसिटी 1, क्योंकि सपोजिशन लूंगा तभी तो मुझे मास मिल पाएगा पर्टिकुलर इसका। तो मास के लिए क्या आएगा? ग्राम पर ml आएगा, और वॉल्यूम है 1000 ml, तो ये ml और ये ml कैंसिल हो जाएगा, मतलब यूनिट आ जाएगा ग्राम। तो आपका मास हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, अगर मुझे मास मिल गया मतलब वेट मिल गया, सिंपल भाषा में मुझे मास और वेट मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O में निकाल सकता हूँ। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालूंगा?
तो वेट ऑफ H2O डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। ठीक है, तो वेट कितना निकाला हमने अभी वाटर का 1000, जो कि दिया नहीं था, हमने डेंसिटी के थ्रू निकाला है क्योंकि हमको दिया हुआ है वॉल्यूम। ठीक है, सो इसके बाद मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 18, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 55.5 मोल। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे। मुझे निकालना क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। क्या निकालना है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है, वो भी मिली मोल्स में। तो मुझे मिल चुका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और एक और एजम्पशन हमको यहाँ लेना पड़ेगा। और एजम्पशन क्या होगा, एजम्पशन क्या होगा कि NH2O प्लस NN2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NH2O। क्यों ऐसा, यहाँ लिखेंगे सिंस सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये फिनोमिना हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, ये नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, इस टर्म को कैलकुलेट करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसको सिंपल करने के लिए मैं NH2O प्लस NN2 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NH2 कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस जो होती है बेटा पानी के अंदर वो कम ही होती है। ठीक है, पानी हम ले रहे हैं 1 लीटर, और इसका अगर हम मोल फ्रैक्शन चेक करते हैं, ये अच्छा ये कैसे पता चल रहा है, ये मोल फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 1.29 इंटू 10⁻⁵। मतलब आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0.0000, क्या बोला मैंने 0.00001, बहुत ही कम वैल्यू हो गई एज कम्पेयर टू 55 मोल्स ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने 55 मोल्स और इसके मोल्स में बहुत फर्क आएगा बेटा, यानी निग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन हम बोल सकते हैं। इसीलिए मैं सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को H2O के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर कर रहा हूं। मैं सॉल्यूशन क्यों बोल रहा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिलकर सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। दैट मींस NH2 इज इक्वल टू NS मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेने से मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ले रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ इंप्लाइज करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू NN2 अपॉन NH2 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे NN2 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा NXN2 इंटू NH2 आ जाएगा। अब ये कितना निकाला था हमने 1.29, क्या बोला मैंने 1.29 इंटू 10⁻⁵, और NH2 कितना निकाला है 55.5। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने आ जाएंगे 71.595 आएगा। कितना बेटा 595 मोल। ये मैंने कैलकुलेट पहले से करके रखा है, क्योंकि कैलकुलेशन के समय जाता है बेटा, इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, पर आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, बस किस में आया है बेटा, किस में आया है मोल में। हमको पूछा काय में है, मिली मोल में। तो हम क्या करेंगे, इसको मिली मोल में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली इसको 10 टू हमको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर किसमें आ जाएगा मिली मोल में। तो 1 अगर मैं करता भी हूँ तो आंसर कितना आएगा 71.595 इंटू 10⁻³ से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो 10⁻³ से, तो आंसर मुझे मिल जाएगा इन मिली मोल। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो अभी ये होने के बाद में आंसर टोटल कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, आपका आंसर आएगा 0.71595 मिली मोल। ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, वो भी काय में बेटा मिली मोल में। तो प्रॉब्लम आपको क्लियर हो चुका होगा, ध्यान देंगे फिर से मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम में पूछा क्या था हमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये हमने निकाला कैसे, हमने गिवन लिखा, पहले गिवन लिखने के बाद में हमने इंग्लिश लॉ अप्लाई किया हुआ है, Pn2 KH इज इक्वल टू XN2, दोनों की वैल्यू पुट की, हमको XN2 की फ्लो हमको मिलेगी। XN2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इतना आ रहा है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, बट हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन यानी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, पर यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O दिए क्या नहीं, वो निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटा, मुझे दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम से मैंने मास निकाला है बाय यूजिंग फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे मास मुझे मिला 1000 ग्राम। 1000 ग्राम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल सकता हूँ मैं, वो आएंगे 55.5 मोल। और वहां पे एक अप्रोक्सीमेशन मैंने यहाँ पे आपको लेना के लिए बोला है, वो क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई हो जाएगा कैलकुलेशन में। ऐसे देखा जाए तो हम इसकी 55.5
मोल रखेंगे, फिर इसके भी मोल रखेंगे, यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू हमको दिया नहीं है ना, ऊपर से उसका मोल फ्रैक्शन वैसे भी कम है, मोल फ्रैक्शन कम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली कम होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हमने NH2 ले लिया NS की जगह, NS मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वो सॉल्व करने के बाद में XN2 के थ्रू हमने NN2 निकाल लिया, यहाँ पे ये आया 71.595 मोल। और उसके बाद में NN2 की अगर हम बात करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है हमको मिली मोल में, क्योंकि हमको आंसर पूछा है मिली मोल में। तो ये बात क्लियर होगी, यहाँ पे आपको वर्बल आंसर लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस present in the given solution is 0.07595 मिलीमोल ऑफ पर्टिकुलर गैस। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्रॉब्लम्स से आपको समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। यानी आप भी ऐसे अगर लेबोरेटरी में जाएंगे, 1 लीटर पानी दिया आपको और आपने N2 गैस बबलिंग करना शुरू किया, और बबलिंग करने के बाद में आप देखेंगे कि कितना डिजोल्व हो रहा है कितना नहीं, तो हम हेनरीज लॉ का इस्तेमाल करके ये सब चीजों को निकाल सकते हैं। दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ एज वेल एज प्रॉब्लम ऑफ हेनरीज लॉ। ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम हम स्टेट बोर्ड का लेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड का, देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलो सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं हेनरीज लॉ पे, और ये प्रॉब्लम जो है स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। और ये स्टेट बोर्ड के जो हेनरीज लॉ है, एस इज इक्वल टू, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ये वाला प्रॉब्लम है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिसॉल्व at 25 डिग्री सेल्सियस at 1 atm pressure if partial pressure of O2 is 0.22 atm। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया क्या है, और आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे गिवन में क्या है। आपको यहाँ पे गिवन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है के, के एच नहीं दिया है, आपको दिया है के। आप कैसे पहचानोगे के दिया है कि के एच दिया है बेटा? तो यूनिट की तरफ ध्यान देंगे, हम जानते हैं के एच का यूनिट क्या है और के का यूनिट क्या है, मैंने डिफरेंशिएट करके पहले भी आपको लिख के दिया हुआ है। ठीक है, सो आपने लिखे नहीं लिखे तो देख लीजिए, थोड़ा सा नहीं लिखे होंगे तो नोट्स को उतारिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे तो आपको इतना समय मैं दे रहा हूँ कि आप उसको कॉपी कर सके। ठीक है, देख के आप आसानी से लिख सकते हैं, तो देख इसी प्रकार से वर्क कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको प्रॉब्लम लिखने में दिक्कत नहीं जाएगी ना। मैंने कहा कि आपको दिया क्या है पहले ये देखेंगे, तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो गिवन क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 हम लोगों को निकालना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मतलब दूसरी भाषा में सोलबिलिटी आपको निकालना है। ठीक है, दिया क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर दिया है O2 का, PO2 है 0.22, कितना बेटा 0.22 atm, और K की वैल्यू दी है हमको, KH की नहीं, मैंने पहले भी कहा। ठीक है, K की वैल्यू हमको दी हुई है, तो K कितना दिया है 1.3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, मोल DM क्यूब इनवर्स और ATM इनवर्स, ये इसका यूनिट हो गया। अब जब कॉन्सेंट्रेशन तुमको पूछा है, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन समझना। ठीक है, मैंने क्या कहा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हमको सोलबिलिटी निकालने के लिए बोली गई है, PO2 दिया हुआ है, K दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कि हेनरीज लॉ की दो प्रकार है, एक तो P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, पर हमको KH दिया है क्या, नहीं, तो हम ये वाला प्रॉब्लम या ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हमको हेनरीज लॉ एक और हमने पढ़ाया था आपको, S इज इक्वल टू KP, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर गैस इज मेजर्ड इन अ मोल पर लीटर और मोल पर DM क्यूब। यहाँ से देख के पता करो कि आपको कौन सा वैल्यू के दिया है कि KH दिया है। सिर्फ KH अगर होगा तो वहां ATM होगा। ठीक है, मोल और DM क्यूब अगर नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं इस फॉर्मूले में, देखिए PO2 इज इक्वल टू KH इंटू एक्स है। ठीक है, तो एक्स का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो जो यूनिट P का होगा वही यूनिट किसका होगा, KH का। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका यूनिट है मोल पर DM क्यूब, मतलब क्योंकि सोलबिलिटी हम किसमें मेजर कर रहे हैं बेटा, सोलबिलिटी मेजर कर रहे हैं हम इसमें मोल पर लीटर में या मोलर में। ठीक है, पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है ATM में, तो K का वैल्यू बनेगा, ये आप जब पी जाएगा तो ये वाला यूनिट बनेगा K का। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या समझा रहा हूँ। देन अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, हमको पूछा है सोलबिलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन। हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, सिर्फ वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। 1.3 इंटू 10⁻³ K का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और पार्शियल प्रेशर आपको दिया है 0.22।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.86 आएगा, 0.286 आपका आंसर आएगा, इंटू 10 पावर आएगा ये। यस प्लीज, इसको 10 पावर में कितना आएगा ये, देन सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.3 इंटू 0.22, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 आएगा इसका, और 286 को 1 2 3 देंगे बराबर है, ठीक है। तो 10 to the power -3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.86 इंटू 10 to the power -4 मोल पर डीएम क्यूब, या फिर मैं बोल सकता हूँ कैपिटल एम इसको, ठीक है, मोल है। तो आपका सोलिडिटी इस पर्टिकुलर गैस का कितना आया है बेटा, यस प्लीज, 2.86 इंटू 10 to the power -4 मोल पर डीएम। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम रहेगा ये, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। मैंने पहले भी आपको बताया है, 1 मार्क के लिए ऐसे प्रॉब्लम इसके पहले भी बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। अब आपको दिमाग में रखना क्या है बेटा, हेनरीज लॉ के 2 फार्मूले मेनली, एक तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स का फार्मूला, और एक S इज इक्वल टू के इंटू पी का फार्मूला। 2 फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम कैसे पूछा है ये डिपेंड करेगा के वैल्यू पे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करेगा के यूनिट पे, ठीक है। के या दिया है या के एच, उसके यूनिट से पहचानने का कि के दिया है कि के एच दिया हुआ है, बात क्लियर होगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं इसकी बात का, ये सिंपली प्रॉब्लम रहेंगे बोर्ड के लिए 1 मार्क के लिए। यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, ठीक है, और ये 2 प्रॉब्लम हमारे हो चुके हैं, तीसरा प्रॉब्लम हम ले रहे हैं यहाँ पे किसका, हेनरीज लॉ का। तो देखिए, द सोलिडिटी ऑफ N2 गैस एट 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस इज 6.8 इंटू 10 to the power -4 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। सोलिडिटी आपको N2 की दी है 1 एटीएम पे, कितने एटीएम पे बेटा, 1 एटीएम प्रेशर पे, ठीक है। कैलकुलेट बोला है सोलिडिटी ऑफ N2 गैस इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस एट द सेम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.78। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अगर समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रीड कीजिए अच्छे से, समझिए क्या दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ 2 मेथड लिख के रखी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहली बात तो मैंने यहाँ गिवन लिखा ही नहीं, ठीक है, आप समझ सकते हैं गिवन आप लिखना आता है, ठीक है। मेरे को समय बचाना है और आपका काम भी जल्दी जल्दी आपको चीजें भी जल्दी जल्दी करके देनी है, और सिलेबस बहुत बड़ा है, वास्ट है, तो उसी हिसाब से हमको काम करने पड़ेंगे, ठीक है। पर आप जब भी बोर्ड में ये लिखेंगे तो आप गिवन जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की 2 मेथड मैंने यहाँ पे लिखी है। पहली मेथड ये रही क्या, कि यहाँ पे हमको के की वैल्यू दी नहीं है, के यानी हेनरीज कांस्टेंट हमको दिया हुआ नहीं है। तो पहले हम हेनरीज कांस्टेंट निकालेंगे दिए हुए पहले कंटेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो जा रहा है 0.78, तो उस पर कितना आपका सोलिबिलिटी आएगा, कि सोलिबिलिटी ऑब्वियसली उससे कम हो जाएगा, ये बात को समझ के चलिए। सोलिबिलिटी क्यों कम हो रहा है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है। देखिए, तो आपका आंसर जो होगा वो 6.8 इंटू 10 to the power -4 से कम आएगा। और चलिए भी फिर देखते हैं पहले कैलकुलेशन आप के कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं हेनरीज लॉ के थ्रू क्या, एस इज इक्वल टू क्या आएगा, के पी, के इज इक्वल टू क्या, एस बाई पी। तो यहाँ पे 6.8 इंटू 10 to the power -4/1 है, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.8 इंटू 10 to the power -4। ये आपका बन गया के का वैल्यू। यूनिट भी आप देख रहे हैं, देखिए कैसे अराइज किया मैंने यूनिट भी। देन अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है हमको, कि कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ N2 गैस। तो हम निकालेंगे सोलिबिलिटी ऑफ N2 गैस इफ पार्शियल प्रेशर इज दिस वन। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अगेन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ अगेन क्या होगा, S इज इक्वल टू के पी, देयरफॉर S इज इक्वल टू क्या होगा, 6.8 इंटू 10 to the power -4 इंटू 0.78। ये कहाँ से आया, ये इसकी वैल्यू है के की, और ये आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या बेटा, N2 की, ठीक है। N2 पूछा है ना, ठीक है, हाँ। देन x इज इक्वल टू क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए इस पर्टिकुलर पोर्शन को, तो आपको इन पर्टिकुलर कैलकुलेशन करेंगे आप इसका, तो 5.053 इंटू 10 to the power -4 मोल पर डीएम क्यूब आपका ये आंसर आएगा। मतलब आप चेक कीजिए आपका एक्चुअल सोलिबिलिटी कितना दिया हुआ था यहाँ पे, देखिए 6.8 इंटू 10 to the power -4, आपका आंसर कितना आ रहा है 5.034। क्यों, ये 1 एटीएम पे था और ये कितने पे है 0.78, मतलब प्रेशर कम तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन कम। प्रूफ होता है ना हेनरीज लॉ यहाँ पे। अब इसको दूसरे प्रकार से भी कैसे कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे सेकंड मेथड देखेंगे, S1 आपको दिया, मतलब सोलिबिलिटी दी हुई है पहली, ठीक है। देन 6.8 इंटू 10 to the power -4 है, ठीक है। P1 आपको दिया हुआ है 1 एटीएम, P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया है 0.78, मतलब इस प्रेशर पे कितना सोलिबिलिटी वो निकालना है। तो डायरेक्टली हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे, तो S1 अपॉन H2 किया है तो के P1 अपॉन के P2 होगा, के कैंसिल हो जाएगा, S1 अपॉन H2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ठीक है। मुझे निकालना है S2, तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू S1 हो जाएगा,
ठीक है, देखिए ना, S2 इधर जाएगा, P2 इधर, P1 इधर, देन यहाँ पे इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 5.034 इंटू 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। मतलब प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। प्रॉब्लम इस प्रकार से आएंगे हेनरीज लॉ के। और कोई दिक्कत होती है कुछ प्रॉब्लम्स आप कीजिएगा, मैं आपको दो तीन प्रॉब्लम यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोशिश कीजिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। नहीं आते हैं तो मेरा नंबर आपको पता है, आप मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर नहीं तो अपने वेबसाइट पे जाइए, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट इट बी, यहाँ पे क्लियर हो गया, पहले देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो थोड़ा ही आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए, देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम मैंने आपको वर्क के लिए दिया हुआ है। देखिए, पहला प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर H2 गैस एट 293 केल्विन इज 71.18 into 10⁻³ atm। कैलकुलेट द solubility in H2, solubility of H2 in water at 293 Kelvin if its partial pressure is above the solution is 1 atm। और आपको यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टू बी assumed as same as that of a solvent। मतलब आपको सिंपल बात है, N1 प्लस N2 जो है इज इक्वल टू N1 लेना पड़ेगा। N1 बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के बराबर लेना पड़ेगा NS को। देखिए, इसके पहले हमने पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें हमने जो कन्वर्शन किया था, याद रखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, वैसा ही सेम प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ हिंट भी आपको दी है थोड़ी, साथ में आंसर भी दिया, फाइनल आंसर आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा सॉल्व करने के बाद। यहाँ सेकंड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ O2 कैन बी डिजोल्व इन 1 DM³ ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि 1 DM³ इक्वल 1 लीटर होता है, बाद में एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स पार्शियल प्रेशर इज 0.2 kS आपको O2 के लिए दिया हुआ है। यू कैन कैलकुलेट दैट लो। आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे पहले। मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल से वेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आते हैं तो आंसर दिए, इतने सोल्यूशन तो आपको दिए इसमें। ठीक है, अरे आपको नेट पे भी मिल जाएंगे प्रॉब्लम्स, अगर आप डाल दोगे तो आपको इसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है,